हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर 7 जन सुविधाएं। क्या आप जन सुविधा का जानते हैं? अच्छा पेयजल, बिजली की सुविधा, परिवहन, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जन सुविधाओं में ही आता है। अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि जन सुविधा क्या होती है। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे बड़े बड़े शहर या फिर जहाँ पर थोड़ा अफसर लोग रहते हैं तो वहाँ पर उनकी सारी सुख सुविधाओं का भी ध्यान दिया जाता है। पानी की कमी होगी तो पानी के टैंकर आ रहे हैं, लाइट की कमी होगी तो फिर फटाफट से लाइट भी आ जाती है। लेकिन वही गाँव में देखेंगे तो कई दिनों तक या फिर घंटे घंटों तक भी लाइट नहीं रहती है कई बार। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करता है। और पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण यानी कि फिल्टर लगाए हुए। मडिपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चैन नहीं ला पा रहा। पानी के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतल खरीदता है। यहाँ पे आपने 3 कंडीशन देखी, एक अफसर वाली, दूसरी सुब्रमण्यन वाली और तीसरी शिवा वाली। तो पहली कंडीशन में क्या था कि पानी का टैंकर ही घर पे आ रहा है मुफ्त में। दूसरी कंडीशन थी कि बोरवेल से खारा पानी निकालने को हो रहा है, फिर उसके अलावा फ़िल्टर से ताज़ा पानी मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है। और तीसरा जो शिवा है उसके वहाँ तो उसको पानी ही नहीं मिल रहा है और वो बिस्लेरी की बोतल से पानी ले रहा है और साथ में अपनी फैमिली को भी अपने साथ नहीं रख पा रहा है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास की एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पीने के लिए पानी के अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। जैसे आप चोल वगैरह में देखते होंगे कि क्या लाइन लगी रहती है और पानी फिर भी नहीं मिलता सबको। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। इस पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों तक इंतज़ार करना होता। चलिए आपके लिए कुछ एनालिसिस वर्क। आपने ऊपर उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा। अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाएं। आपके लिए एक और डिस्कशन वर्क। क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? वो कारण बताएं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 यानी कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल ये हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने के लिए, सफाई के लिए और मतलब बहुत सारे घरेलू और कई कामों के लिए ज़रूरी है। साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर
5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। जैसे आप भी देखते होंगे आजकल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट में कई कारखाने और मिलें क्या करती है, अपना जो भी ई वेस्ट है वो कहाँ डालती है, पानी में। तो उसमें मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, तो कई प्रकार के ऐसे ई वेस्ट से होने वाले बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंटेंट भी उसमें जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं और भी मतलब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कई टाइप की बीमारियां होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसका मतलब ये है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ते कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। और बात भी सही है, जैसे अगर आप देखोगे तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, जून के महीने में बारिश नहीं होती है, तो फिर पानी की कमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी होती है। तो वर्तमान में आजकल क्या हो रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना जो चल रही है उससे कई नदियों को लिंक करके इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। अब आप देखेंगे कि जैसे कोई प्रदूषित जल जा रहा है तो वो पीने, अगर हम उसे पिएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें तो कई प्रकार की बीमारियां होंगी, जैसे हैजा, पेचिस आदि, डायरिया। लेकिन जैसे जो लोग खेती करते हैं, अगर उनके खेतों में वो पानी गया तो उनकी मिट्टी की उर्वरता कम होगी, पैदावार कम होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था भी खराब होगी। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। ये UN 2002 का है। जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो विद्यालय और शिक्षा का अधिकार है वो आया था 19 वाद में, आर्टिकल 21 में। इसको भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक जन सुविधा में आता है। अच्छी शिक्षा को भी जन सुविधा में रखा जाता है। इसके अलावा जो SDG गोल है उसका जो 6th गोल है वो बात करता है जल और स्वच्छता की। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा भी होता है। जैसे आप अभी देख रहे होंगे गाँव की क्या हालत है, स्कूल तो बन गया लेकिन वहाँ पे एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे, तो वही एक टीचर सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है एक अच्छी एजुकेशन के लिए? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। सरकार की भूमिका। चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है इसीलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए और इसके लिए सरकार को DPSP में भी मतलब कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनके पालन के तहत सरकार लोगों की जन सुविधाओं का ख्याल रखती है। आइए इस बात को समझें कि ये जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए।
लेकिन उससे पहले भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से ये तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो आर्टिकल 21 है उसमें जो पुट्टा स्वामीवाद था, उसके तहत शिक्षा के अधिकार को, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में 21 में डाल दिया गया था, दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता का। और इसके अलावा जैसे अभी असमानता की बात रही, तो ग्रामीण और शहरी इलाकों की शिक्षा में आप देखेंगे काफ़ी अंतर है। वहाँ जहाँ पे एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे हैं, वही टीचर सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। वही शहरों में देखेंगे आप, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। यहाँ तक कि जो सुविधाएं हैं उसमें भी काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। हम देख चुके हैं कि कंपनियां, जो कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं, मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप ये समझ चुके होंगे, ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये लोक कल्याण के लिए होती है। उदाहरण के लिए, नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से उनको पैसे मिल सकते हैं। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। जैसे आप देखते होंगे बिस्लेरी की बोतल हो गई। जैसे स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। ये सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वही इसका, अमीर या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं वही मतलब इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है। और मिडिल क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर प्रकार की सुविधाओं को नहीं ले सकते हैं। और गरीबों का तो क्या ही बोलना है, फिर गरीबों से तो ये सारी चीज़ें बहुत दूर है। ये सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग, उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। यदि ये सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। तो ये भी हमारे संविधान के अनुरूप नहीं होगा। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। जैसे कि आपको पता होगा, आर्टिकल 21 अच्छे स्वास्थ्य की बात भी करता है, और जो सरकार है वो हमारे अच्छे पोषण स्तर की बात भी करती है। और 42 एंड 41 में भी कुछ विशेष वर्गों के लिए ओपन किया, और 42 में प्रसूति अवस्था में महिलाओं के लिए कुछ उपबंध करने की बात की गई है DPSP में। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन का अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए। यहाँ पर एक है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। अगर आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 112 में बजट के बारे में है, लेकिन बजट शब्द वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ पे यूज हुआ है वार्षिक वितरण। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। जैसे पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है।
पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सकें। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है वहाँ का रुपया कहाँ जाता है। जैसे पेंशन हो गया 4%, अन्य व्यय में जाता है 9%। केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं जैसे आप देखते होंगे हर घर नल हो गया, एक पानी से रिलेटेड, एंड कई प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, जैसे एमएसपी वगैरह हो गई। मतलब एमएसपी तो खैर एक एक्ट है, प्रोग्राम है, पर इसके अलावा जैसे कई प्रकार की योजनाएं सरकार चलाती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई। तो कई प्रकार की चीज़ों में एंड योजनाओं में भी सरकार का जो ये पैसा है वो जाता है, लगभग 8%। वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण, इसमें 8% जाता है। राज्यों का हिस्सा करों और शुल्कों में 20%। अगर आपने केंद्र राज्य संबंध पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उनमें भी टैक्स बराबर बढ़ता है, बराबर या फिर थोड़ा ऊपर नीचे के रेशियो में बढ़ता है। रक्षा 8%, सब्सिडी छूट 6%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16% एंड ब्याज भुगतान 20%। जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? आप इसका आंसर दे सकते हैं। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है, जैसे कि सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है? और किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह से कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ से आता है। पहला हो गया आयकर, यानी कि जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं, 19%। दूसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि जो उत्पादन पर लगता है, 5%। निगम कर, जो कंपनी के शुद्ध मूल्य पर लगता है, 17%। जीएसटी और अन्य कर 18%। इसके अलावा सीमा शुल्क 4%। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1% एंड गैर कर प्राप्तियां 7% एंड उधार और अन्य देनदारियां 28%। यानी कि जो आप अन्य देशों से लोन ले रहे हैं या फिर जो देनदारियां हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और बस होगी कम, तो वहाँ पर काफ़ी फिर भीड़ भाड़ या फिर धक्का मुक्की या फिर बसें ही कम पड़ रही हैं। ये चीज़ें आपको देखने में आ रही होंगी। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत न पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? अब हम बात करते हैं चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये जन सुविधा बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपको पता है पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 70% जो हमारी बॉडी वो पानी से ही बनी है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी की जाती है।
कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को बहुत ज़्यादा कम पानी मिलता है, क्योंकि पानी को लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर कोई दूसरे रीज़न की वजह से वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल पहुँचता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिलता है। जैसे आप देखते होंगे कि आरओ एंड फिल्टर से पानी साफ हो जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास उतनी इनकम ही नहीं है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामंदुर, पालूर, कारुनगिजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेश की रकम देते हैं ताकि वे किसानों को ज़मीन से आराम से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँव के लिए पीने का पानी जो है वो भी कम पड़ने लगता है। नतीजा ये होता है कि इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। क्योंकि देख रहे होंगे अगर आप, जैसे कोई कंपनी है, ये कोई ए नाम का किसान है, इसके खेत में कोई तालाब था या फिर कुआं था या फिर पानी का कोई रिसोर्सेज था। ये कंपनी आई, इस किसान से इसका पूरा पानी खरीद करके ले गई। तो जो ये किसान इस पानी को अपने खेत में यूज कर सकता था या फिर पीने के लिए यूज कर सकता था, वो तो सारा कंपनी ने खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं फिर जल अभाव भी देखने को मिलेगा। तो एक रीज़न ये भी है जल अभाव का वर्तमान समय में। विकल्पों का तलाश। इससे पहले बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य 11 की, जो संवहनीय शहर और समुदाय की बात करता है। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का ये हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है, जैसे आपको राजस्थान का पता होगा। नगर पालिका की जलपूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है और कुछ लोग उस चीज़ से पीछे रह जा रहे हैं। जैसे अगर सबको मिल भी रहा है तो फिर कुछ लोगों के पास आरओ एंड फिल्टर जैसी अच्छी सुविधा होने के कारण वो साफ पानी पी पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो इतने महंगे महंगे वो कहाँ से लेंगे फिल्टर्स एंड आरओ, ताकि अपने पानी को। और आजकल नॉर्मल फिल्टर से भी पानी नहीं छनता है, क्योंकि पानी में इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई, जैसे मरकरी, कैडमियम और भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई टाइप की बीमारियां हो रही है। तो उनके पास उतनी इनकम नहीं है कि वो महंगे महंगे ऐसे खरीद सके। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए और पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है और झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। आपके लिए चर्चा के लिए एक और क्वेश्चन, अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा? और सही कदम होगा तो फिर कौन करेगा, ये भी आप बता सकते हैं। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए।
उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत ही कम हैं। दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और सबके लिए जलापूर्ति में सुधार किया गया है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं और जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष चुनती है और जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में वोट के जरिए फैसला भी करती है। यानी कि अगर आपको साफ सुथरा पानी मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे और मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर जनता भी सरकार के साथ सहयोगी बन के काम करे तो हर सुविधाएं आसानी से पहुंच पाएंगी। विकल्पों की यहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए, जैसे बोलीविया हो गया, तो वहाँ पे दंगे भी फैले थे, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति स्वास्थ्य निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी थी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। से मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी भी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं बनाई हैं ताकि जो भूमिगत जल स्तर है उसमें सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी लगाया गया है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त भी देता है। इसीलिए इन टैंकरों को अनुबंधित भी कहा जाता है। SDG गोल 12 पे वो बात करता है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन की। ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों की चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। ये दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है और रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इस स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। पीने के साफ पानी के अलावा ये भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और बाकियों के पास नहीं है। जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% लोगों के पास ही हैं। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक में निम्न जाति निम्न आयु वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं।
सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ भी अनुबंध किए। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालयों के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है, जो कि अब बढ़कर के 5 रुपये हो गया शायद। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण घरेलू में विद्युतीकरण 96% तक है। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आप भी देखते होंगे आज भी कई कमियां रही है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ तबके ही इस चीज़ का ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल नहीं होने वाली है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उससे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। इसमें सरकार प्लस प्राइवेट कंपनीज को भी करना चाहिए और साथ साथ पब्लिक को भी इसमें शामिल होना होगा, तब जाकर के सारी सुविधाएं मिलेंगी। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। क्या आपके इलाके में सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा करें। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की। स्वच्छता, मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाया जाता है। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जितना हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा उतना हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हमारी अच्छी हेल्थ की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करते हैं। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहते हैं। जैसे टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है तो उसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त में उपलब्ध हो तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे हर घर नल करके एक स्कीम आई है जो कि हर घर पे प्रति व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने की बात करती है। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है उनको क्या कहा जाता है? मूलभूत सुविधाएं, जो कि हमें देता है आर्टिकल 21।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लासेस अपडेट एंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।